आज की जो कहानी है फॉलोअप में, वो कहानी एक आईपीएस अफसर की है, वो कहानी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की है और वो कहानी एक वकील की है। और ये फॉलोअप इसलिए आज आपको सुना रहा हूं कि अभी पिछले महीने, मतलब करीब हफ्ते भर पहले, गुजरात की एक अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में एक आईपीएस अफसर को 20 साल लंबी कैद की सजा सुनाई है। आज की कहानी है आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर संजीव भट्ट की। नाम सुना होगा क्योंकि कई बार, बहुत बार विवादों से इनका बड़ा पुराना नाता रहा है। ये वही संजीव भट्ट है जिन्होंने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, एक हल्फनामा दिया और ये कहा था कि 2002 में जो गुजरात में गोधरा दंगा हुआ था उसके पीछे जो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी का हाथ है। और उसको लेकर फिर बहुत सारी चीजें हुई। 2015 में इनको आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। और इस वक्त ये आईपीएस संजीव भट्ट जेल की सलाखों के पीछे, एक नहीं 2 बड़े मामलों में। लेकिन आज की कहानी, आज के पहले केस से, बात 1996 की है और बात है गुजरात की एक जगह है पालनपुर की। पालनपुर में एक होटल था। उस होटल में अक्टूबर का महीना 1996, पालनपुर के तब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी थे संजीव भट्ट। उनको खबर मिली कि होटल के एक खास कमरे में एक शख्स ठहरा है और उसके बाद करीब उसके पास 1.5 किलो अफीम है। पुलिस की टीम, वहां के डिप्टी एसपी, ये सब मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 1.5 किलो अफीम बरामद करते हैं। अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम था राज पुरोहित और राज पुरोहित पेशे से एक वकील। जब गिरफ्तार किया गया, 1.5 किलो की बरामदगी दिखाई गई। इसके बाद जो टीम ने गिरफ्तार किया उसमें जो डिप्टी एसपी, इन लोगों को इनाम भी मिला उस वक्त। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आई जब राज पुरोहित ने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया और इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मैं उस दिन जिस तारीख को ये होटल में रेड मारा, इन्होंने छापा मारकर अफीम बरामद किया, मैं वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और था। और ये पूरी साजिश सिर्फ इसलिए है कि इसी पालनपुर में एक दुकान है और उस दुकान पर गुजरात हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की नजर है। वो दुकान किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको देना नहीं चाहता हूं और इसीलिए वो मुझे इस साजिश में फंसाना चाहते हैं। तो पुलिस ने 1996 में होटल में अफीम के साथ मेरी गिरफ्तारी दिखाई और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया और फिर उसने कहा, देख, तो अगर ये दुकान छोड़ देता है, जज साहब को दे देता है, तो फिर हम तुझे इस केस से निकाल देंगे, वरना एनडीपीएस एक्ट में लंबा तू जेल जाएगा। तो बाकायदा राज पुरोहित ने मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा बयान दर्ज करवा दिया। अब एक जज का नाम आया, एक आईपीएस का नाम आया और उसने कहा कि ये जज ने संजीव भट्ट के जरिए ये सारी प्लानिंग की है, साजिश रची। अब सोचिए एक आईपीएस अफसर एक शख्स को, हालांकि पुलिसिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, किसी को फंसाना बड़ा आसान है, हथियार रखवा दो, बॉम्ब रखवा दो, नशीली चीजें रखवा दो, उठा लो। तो खैर ये मामला हुआ। अब मामला कोर्ट में गया, लेकिन उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं, कुछ हुआ नहीं, सब कुछ चलता रहा धीरे धीरे। वक्त बीतता रहा। बाद में इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो जो जज साहब थे, जो असल में इस पूरी साजिश के पीछे, क्योंकि उन्हीं की दुकान खाली कराने के लिए सब कुछ हुआ, चार्जशीट से उनका नाम गायब। अब वो जज साहब कहीं सीन में नहीं। अब सीन में नहीं है तो नाम भी नहीं ले सकता, मामला जज कोर्ट का है भाई। तो चार्जशीट में संजीव भट्ट मेन साजिशकर्ता के तौर पर और एक डीएसपी और बाकी एक और 3 पुलिस वाले। फिर धीरे से धीरे वक्त बदला और बांसकाठा जो पालनपुर की अदालत है, वहां पर यह मुकदमा चला। इत्तेफाक से कुछ वक्त के बाद जो डीएसपी साहब थे, जिन्होंने इस पूरे मामले में अफीम पकड़वा कर इनाम भी लिया था, उन्होंने एक अर्जी दी और कहा कि भाई मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, अप्रूवल।
मुझे माफी की गारंटी दे दीजिए, मैं गवाही दे दूंगा। अब वो डीएसपी जो है वो गवाह बन गए और इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ, केस चलता रहा। ये जो डीएसपी थे इनका नाम है इंद्रवदन व्यास। ये अक्यूज थे, गिरफ्तार हुए, लेकिन अब इनको बना दिया गया गवाह और इस वादे के साथ कि तुम्हें माफी मिलेगी। उसका लंबा मुकदमा चलता रहा और आखिरकार अभी जो बांसकाठा के पालनपुर की अदालत है उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि संजीव भट्ट को 20 साल कैद की सजा दे दी गई। 20 साल कैद। अब इत्तेफाक से जब ये फैसला सुनाया गया तो संजीव भट्ट कोर्ट में थे, लेकिन कोर्ट में वो अपने घर से नहीं, जेल से आए थे, क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले 6 साल से जेल में बंद है 2018 से। अब 2018 से वो जेल में बंद है और अब 28 अप्रैल 2024 को एक कोर्ट ने उन्हें ये सारी चीजें एक प्लान करके एक वकील को फंसाने और ड्रग्स दिखाने के इल्जाम में एनडीपीएस के धारा के तहत 20 साल सजा सुना दी। अब सवाल है कि फैसला 28 अप्रैल को है और 20 साल की सजा उनको अब हुई, तो ये 18 से जेल में क्या कर रहे थे। तो आगे बढ़ो उससे पहले वो पुरानी एक कहानी भी इनकी सुन लीजिए। पुरानी कहानी इस कारण से 1996 में जो ड्रग्स मारकर एक वकील को छुपाने मतलब फंसाने की कोशिश की गई थी, उससे ठीक 6 साल पहले की है। 1996 में संजीव भट्ट पालनपुर में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और उससे पहले 1990 में ये गुजरात में एएसपी थे, मतलब असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये 1990 में हुआ करते थे गुजरात में और ये कहानी उस वक्त की है। तो ये 1990 की बात है और उस वक्त जामनगर में गुजरात के ही संजीव भट्ट एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये 1990 का वो दौर था जब याद होगा आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे और उस रथ यात्रा की वजह से पूरे देश में एक तनाव टेंशन भी था और कहीं कहीं यात्रा को रोका गया। उसके बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन भी शुरू हुआ, कई जगह दंगे हो गए थे। तो वैसे ही कुछ आंच जामनगर में भी पहुंची, विरोध प्रदर्शन धरना शुरू हो गया था और तब ये जामनगर के एएसपी हुआ करते थे संजीव भट्ट। तो जब वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा तो एक दिन करीब 113 लोगों को उठाकर संजीव भट्ट ने लॉकअप में डाल दिया और इन सब के ऊपर टाडा लगा दिया। उस वक्त टाडा कानून बड़ा सख्त कानून था, टाडा के बाद उसका पोता आया यानी कि पोटा। लेकिन टाडा कानून ये था कि टेररिस्ट आतंकवादियों के लिए, लेकिन टाडा में जो गया फिर वो बेल भी नहीं है तो वो जेल में ही सड़ेगा। तो इन्होंने 133 लोगों को उठाकर टाडा में डाल दिया। उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, इसलिए कि आम लोगों पर टाडा क्यों, लेकिन धरना प्रदर्शन ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसी 133 लोगों में एक शख्स थे जिनका नाम था प्रभुदास माधव जी। 39 साल उम्र थी 1990 में। तो प्रभुदास माधव जी, इनका बुक स्टोर का काम था। ये अपने घर पर थे अपने भाइयों के साथ और तभी कुछ पुलिस वाले घर में घुसे और इन 2 भाइयों को उठाकर थाने ले गए और इनको उठाने वालों में खुद संजीव भट्ट भी थे जो उस वक्त एएसपी थे। थाने ले जाने के बाद इनको लॉकअप में रखा गया। लॉकअप में रखने के बाद सबकी खूब पिटाई हुई, मारा पीटा गया और मारने पीटने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। फिर बाद में इनको अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में उनकी मौत हो गई, प्रभुदास माधव जी की। तो ये मौत जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि ये पुलिस के टॉर्चर की वजह से इनकी डेथ हुई है। और उस डेथ की एक और वजह जो असली मौत की वजह थी वो ये थी कि पिटाई और डंडे और उठक बैठक कराने की वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई। तो बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पुलिस टॉर्चर लिख दी गई और किडनी की वजह से जान गई। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उस वक्त के जो डीएम थे, ये परिवार उन तक पहुंचा और उसने कहा कि भाई ये है मौत की वजह, साफ साफ लिखी हुई। इसका मतलब है कि हिरासत, पुलिस हिरासत में मौत है और कस्टडियल डेथ है, तो इसमें पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उस वक्त इंचार्ज थे संजीव भट्ट। तब ये मामला वहां गया तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कह दिया ठीक है, इसी शिकायत को जो इनके परिवार, इनके भाइयों ने दिया इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने कहा कि इसी को चार्जशीट बना दो। उसके बाद ये चार्जशीट अदालत में मंजूर हो गई।
अब 1990 का मामला था, अदालत में पहुंच गया, लेकिन एक आईपीएस अफसर आगे फाइल जब सरके ही नहीं। 1990 का मामला, करीब 25 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता है। 2015 तक इस मामले में कुछ नहीं होता। 2015 में फिर इस मामले में सुनवाई शुरू होती है, और सुनवाई जब शुरू होती है तो ये 2015 में सुनवाई जो होती है, इसकी भी तारीख और उसका ध्यान दीजिए। 1990 में पुलिस कस्टडी में मौत हुई प्रभुदास माधव जी की, और पुलिस हिरासत में हुई क्योंकि संजीव भट्ट इंचार्ज थे। उसके बाद 2015 तक इस पे मतलब 13-14 तक तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। होता ही है कि फिर 2011 में संजीव भट्ट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, गोधरा दंगा के बारे में आए, वहां पे एफिडेविट देते हैं। 2015 में इनको फिर 13 में सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपने ड्यूटी में लापरवाही बरती, और दूसरा छुट्टी पे होते हुए अपने सरकारी अपने निजी जो गाड़ी है ऑफिशियल व्हीकल, उसका अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया। तो 13 में सस्पेंड, फिर 15 में इनको कहा जाता है कि आप इस्तीफा ही दे दो। तो 15 में इस्तीफा फाइल खुलता है कस्टोडियल डेथ का, और उसके बाद अदालत सजा सुनाती है जामनगर की, और उसमें संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा दी जाती है, उम्र कैद की। अब 15 के उस फैसले के बाद ये आते आते हो गया करीब 18 में उम्र कैद की सजा। सजा मामला था करीब 28 साल पुराना, 25 साल बाद वो आया। 28 साल पुराने इस ड्रग मामले की भी सुनवाई शुरू हो गई, और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते अब इसमें सजा सुनाई गई 20 साल। और जज ने बाकायदा अपने फैसले में लिखा है कि चूंकि उनको ऑलरेडी एक उम्र कैद की सजा मिली हुई है, तो ये सजा उससे अलग होगी। ये नहीं है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, मतलब वो उम्र कैद पूरी काट लेंगे, उसके बाद फिर ये 20 साल की सजा शुरुआत होगी। अब कैसे उम्र पूरी की पूरी काटेंगे तो फिर बचेगी क्या, मालूम नहीं। लेकिन खैर, इस फैसले को अब संजीव भट्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो ड्रग्स वाला मामला है, और साथ ही उन्होंने जो उम्र कैद के फैसले वाली है उसको भी ऊपरी अदालत में चुनौती दे रखी है। अभी तक कोई फैसला आया नहीं, इसका भी अभी कब आएगा पता नहीं। लेकिन ये वो संजीव भट्ट हैं, जब ये एक बार अहमदाबाद में थे, और ये जेलर भी रहे, साबरमती जेल में जेलर थे, और जब ये जेलर थे और जब इनका ट्रांसफर हुआ तो वहां पे कैदियों ने भूख हड़ताल कर दिया था, धरना प्रदर्शन कर दिया कि नहीं संजीव भट्ट को वापस लाओ, और उसी जेल में फिर इनको रहना भी पड़ा कैदी बनकर। तो संजीव भट्ट, इनके फादर जो है वो एक टेक्सटाइल मिल में मैनेजर थे, पढ़ने लिखने में बचपन से अच्छे। 1985 में आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की, फिर यूपीएससी का एग्जाम दिया, और पहले अटेम्प्ट में ये सीधे आईपीएस बन गए, और आईपीएस बनने के बाद फिर इनकी पोस्टिंग हुई। लेकिन पोस्टिंग के साथ साथ ही हमेशा अपनी नौकरी को लेकर विवाद में भी रहे। अब ये तो होगी संजीव भट्ट की पूरी कहानी। 2 केस, एक कस्टोडियल डेथ, उम्र कैद, एक 1.5 किलो अफीम की सजा, साजिश, उसमें 20 साल। लेकिन अब अगर उस वकील ने जिसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया, राज पुरोहित, कि पूरी साजिश मुझे फंसाने के लिए इसलिए थी क्योंकि इसके पीछे एक दुकान था मामला, जिसको वो कब्जाना चाहते थे एक हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड, और उन्होंने कहा संजीव भट्ट से कि मेरा ये काम करा दो। मुझसे वैसे बातचीत हुई, मैंने माना ही नहीं, मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं। तो फिर उन्हें लगा इस रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से काम करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे ड्रग के मामले में फंसाकर फिर मुझसे समझौता करने की कोशिश की कि इस केस से निकालूंगा, तुम जो है वो दुकान दे दो, और मुझसे वो दुकान ले भी लिया। इस केस की सबसे खास बात है वो दुकान गया भी राजपुरोहित के हाथ से। और उसके बाद अब ये फैसला आया, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर क्राइम में, हर जुर्म में ये होता है कि एक मोटिव, एक मकसद। अब यहां पर संजीव भट्ट ने एक वकील को फंसाया, उसके पास से अफीम बरामद दिखाई, सब कुछ किया, केस हो गया। लेकिन जैसे हर मर्डर में एक मोटिव होता कि क्यों मारा, क्या इस केस में मोटिव मायने नहीं रखता? और मोटिव क्या है? संजीव भट्ट की डायरेक्ट इस वकील से कोई दुश्मनी कभी सामने नहीं आई, ना कोई रिश्ता सामने आया, पर इसके साथ क्यों किया? क्योंकि एक हाई कोर्ट के एक्स जज, उनका काम करना था। तो यहाँ पे मोटिव में वो जज साहब भी आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो फिर चार्जशीट से उन जज साहब को बाहर कैसे किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है।
कोई भी कानून का जानकार इस पर बता सकता है। हमारी क्राइम तक फैमिली में बहुत सारे वकील हैं, मैं चाहूंगा आप भी इस पे कुछ रोशनी डालें। तो ये थी कहानी, एक आईपीएस, एक हाई कोर्ट के एक जज और एक वकील जिसमें बलि का बकरा बना, और संजीव भट्ट एक आईपीएस नामी गिरामी, 6 साल से जेल में, 20 साल की और उनको अब सजा मिल गई है। तो आज फॉलो अप में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को फॉलो अप में किसी पुरानी कहानी के साथ, उसके नए अपडेट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।